में ये भी एक दिक्कत आती है कि ये कभी किसी से सलाह नहीं लेते हैं कि कहीं इतने वर्दी लोग हैं हिंदुस्तान में, विदेश नीति को जानने वाले हैं, कूटनीति को जानने वाले हैं, विदेश व्यापार को जानने वाले हैं, और बार बार वही गलतियां की जाती हैं। इवन ईरान पर जो अटैक हुए, और एक तरह से हमने पैलेस्टाइन के साथ जो हमारी नीति थी उसको त्याग दिया, और एक संवेदनहीनता की हालात में हम लोग पहुंच गए कि आज तो ये हाल है हिंदुस्तान में कि वो पैलेस्टाइन का झंडा लेके निकल जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है कि तुम किसी दुश्मन का झंडा लेके निकल रहे हो। हम बार बार बुद्ध की बात करेंगे, लेकिन जब गजा के अंदर रोज हत्याएं होती तो फिर हमारा मौन रहना एक किस्म से उसकी अनुमति है। मुझे बहुत दुख होता है इसका, सिन्हा जी। देखिए देखिए गाजा में जो हो रहा है वो ऐसी भयंकर मानवीय त्रासदी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इजराइल जो है रोज वहां पर बच्चों को, महिलाओं को मार रहा है। लोग रिलीफ के लिए लाइन में खड़े होते हैं, उनके ऊपर बमबारी करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इजराइल हमारा मित्र है, तो मित्र के नाते तो हम कह सकते हैं ना कि तुम कहाँ सही हो कहाँ गलत हो, कि आंख मूंद के हम उसका समर्थन करते रहेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ आज आपसे कहना चाहता हूं कि इजराइल एक रोग स्टेट ही की तरह नहीं, एक क्रिमिनल स्टेट, एक अपराधी राज्य की तरह व्यवहार कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ। और अमेरिका ने जिस तरह आक्रमण किया ईरान के ऊपर, उस पर हम खामोश रहे। मोदी जी अभी गए ब्रिक्स में, वहां जाके फंस गए क्योंकि वहां पर ईरान भी मौजूद था और सब लोगों ने वहां पर जो बयान एडॉप्ट किया वो भारत की नीति के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन भारत विरोध कर नहीं सकता था। तो मोदी जी जो हैं वो कुछ मामले जो हैं या तो उसको समझते नहीं है, उनको कोई समझाता नहीं है, या जानबूझ के वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जिसमें पूरे विश्व में भारत की जगहसाई हो रही है। एससीओ में यही हुआ, हम पाकिस्तान को नेम नहीं कर पाए। क्वेट की मीटिंग हुई विदेश मंत्रियों की, वहां पाकिस्तान को नेम नहीं कर पाए, यहां भी नेम नहीं कर पाए। फिर हम कहते हैं कि पूरी दुनिया को मिलकर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिस्ट स्टेट के खिलाफ। अगर हम एक बड़ा राष्ट्र होने के नाते किसी देश का नाम भी नहीं ले पाते हैं, और हमारे पास सबूत है ना जाने कितने हमारे ऊपर अटैक हुए पिछले दशकों के अंदर, तो ऐसी क्या चीज है कि जो हमको रोकती है कि हम उसका नाम लेने से भी हिचक जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर, बाइलेटरल मीट हो या मल्टीलेटरल मीट हो? सर इतनी हिचक क्यों है सर? इतनी कमजोरी किस लिए है सर? पता नहीं, मैं भी उतना ही अचंभित हूँ जितना आप हैं कि हम पाकिस्तान का नाम लेने में इतनी हमको शर्म क्यों आती है, इतनी झिझक क्यों है। बिल्कुल साफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहना चाहिए कि ये इसके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहूंगा, पहलगाम में अटैक हुआ, हमारे लोग मारे गए, वो जो 4-5 आतंकवादी थे वो अब तक नहीं पकड़े गए। ये भारी कमजोरी है ना हमारी कि उन आतंकवादियों को आज तक हम नहीं पकड़ पाए। अगर उनको हमने पकड़ लिया होता तो हमारे हाथ में उसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ सबूत होता जिस तरह की मुंबई अटैक के बाद हमारे पास था, जब कसब को पकड़ लिया गया था और वो पूरा रिकॉर्डिंग था कि कैसे पाकिस्तान मास्टरमाइंड करता है इस तरह के टेररिस्ट अटैक को। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सहूलियत थी। कारगिल में हम मजबूत स्थिति में थे क्योंकि बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वही आक्रमणकारी है। तो एक तो उसके लिए जो जो हमको तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी हम करते नहीं हैं, और हर चीज को हम, अफसोस है ये कहते हुए मुझे, कि हम राष्ट्र जो देश के भीतर की राजनीति है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसके साथ जोड़ देते हैं। और उसके साथ ही जोड़ नहीं देते हैं, चुनाव के साथ जोड़ देते हैं कि हम चुनाव में इसका कैसे अब लाभ उठा लें। पहलगाम में हमला हुआ, इसके पहले पुलवामा में हमला हुआ था, उसको मोदी जी ने भरपूर भजाया ये 2019 के चुनाव में। इस बार भी बिहार का चुनाव अभी होने वाला है, उसका और राज्यों के चुनाव होंगे, खास करके पश्चिम बंगाल के।
वहां पर इन लोगों का इन लोगों की मंशा है कि इसको हम पूरा भुनाएंगे चुनाव में। तो अगर ये आप करना चाहते हैं तो फिर भूल जाइए। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जी। दशकों से, जैसा आपने कहा, भारत दंश झेल रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। पहला काम हमको क्या करना चाहिए? पहला काम हमको ये करना चाहिए कि हम टेररिस्ट अटैक अपने ऊपर नहीं होने देंगे, इसकी व्यवस्था करें। आफ्टर ऑल 9/11 हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने, उसकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने यह व्यवस्था की कि उसके बाद से कोई बड़ा हमला अमेरिका के ऊपर नहीं कर पाया कोई। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम अपने को इतना सिक्योर कर लें, इतना सुरक्षित बना लें कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, कोई आतंकवादी नहीं आ सकता है। लेकिन हम वो कर नहीं रहे हैं। और फिर हम जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो हम दुनिया के सामने जाते हैं। दुनिया जो है उसका अपना स्वार्थ है, दुनिया के देशों का, कोई साथ देता है, कोई नहीं देता है। इस बार किसी ने साथ नहीं दिया। जी। अब मैं आता हूं वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर। अमेरिका के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई हैं और जो प्यूनिटिव टैरिफ सेट किए जा रहे हैं, लूला डिसिल्वा साहब ने इतना जो कहा था कि दुनिया को एक नया एम्परर नहीं चाहिए, 50% उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया गया कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी। भारत अभी इस मामले में चुप है, शायद एक मिनी ट्रेड डील का इंतजार है। लेकिन मेरी चिंताएं किसानों की और जो डेयरी उत्पाद है वहां से निकल कर आ रही हैं, और मेरी नहीं, बहुत लोगों की चिंताएं इस पर है। लेकिन मैंने कल ही एक पीयूष गोयल जी का एक और स्टेटमेंट देखा कि अगर हमारा कृषि के ऊपर समझौता होता है तो हमारे किसानों को नई मार्केट ढूंढने में आसानी होगी। पर हमारे पास बेचने के लिए है क्या? हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी कि हम इतना सरप्लस एग्रीकल्चर में पैदा ही नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या भेजेंगे बाहर अल्टीमेटली? मुझे लगता है कि कहीं हम सरेंडर तो नहीं कर रहे हैं इस दोनों विषयों के ऊपर, कृषि उद्योग पर और खासतौर से डेयरी उद्योग के ऊपर, जो बहुत भारी पड़ेगा हमारे ऊपर। क्योंकि आज उनको ओपन करते थे, ईयू तो तैयार बैठा हुआ पूरा का पूरा 27 देश है, तो फिर तो हमें उनको भी साइन करना पड़ेगा। तो क्या हम एक डेथ वारंट साइन नहीं करने जा रहे सर इनके लिए? देखिए दीपक जी, अभी तक जितने ट्रेड नेगोशिएशंस हुए हैं, चाहे डब्ल्यूटीओ के पहले हुए हों चाहे डब्ल्यूटीओ के बाद हुए हों, दो जो भारत के हित हैं उसकी रक्षा भारत ने डट कर की है हर बार। वो दो क्या है? एक है हमारा कृषि क्षेत्र और दूसरा हमारा डेयरी का क्षेत्र। इसके बारे में हम समझौता नहीं करेंगे, ये बराबर भारत का रुख रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने इसमें कंसेशंस दिया तो जो यूरोप के देश हैं, जो अमेरिका है, वो तो हमारे कृषि को 1 साल के भीतर बर्बाद कर देंगे। जी। हमारे किसान कहीं का नहीं रहेगा, हमारा डेयरी फार्मर कहीं का नहीं रहेगा। मुझे याद है एक बार मैं इन सब चीजों में जब इन्वॉल्व था बहुत पहले, तो उस समय प्रति दिन लाखों रुपया यूरोप के और अमेरिका के किसानों को सब्सिडी के रूप में दी जाती थी। वो पूरा सब्सिडाइज माल जो है वो भेजेंगे हमारे देश में, और हमारे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। और किसान के बर्बादी का आप जानते हैं कि देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए पीयूष गोयल जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, ये सरकार भयंकर गलती करेगी अगर उसने अमेरिका के सामने झुकने का काम किया और कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र में कोई भी ऐसा कदम उठाया जिससे कि बाहर का माल हमारे देश में आएगा, सब्सिडाइज्ड आएगा, और हमारी खेती को, हमारे किसानों को और डेयरी किसानों को बर्बाद कर देगा। ये तो भारत कभी टॉलरेट नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि इस देश में अनेक ऐसे जानकार लोग हैं जो अवगत हैं कि ये खतरा है, हमारे सामने मंडरा रहा है। और मैं आज आपके सामने चेतावनी के स्वर में कहता हूं
कि ऐसा मसला है जिसमें सरकार गिर जाएगी अगर इन्होंने कोई भी कंसेशन डेयरी के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में दिया जो कि हमारे किसानों के हित के खिलाफ है। बहुत बड़ी बात कही आपने। एक मैं आखिरी सवाल पे आता हूं, आप भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। हमारे लोन्स अगेंस्ट द गोल्ड और क्रेडिट कार्ड बढ़ते चले जा रहे हैं सुरसा के मुंह की तरह। पर पर्सन लोन 3.8 लाख से बढ़कर 4.9 लाख पे आ गया। असमानता बढ़ रही है। अगर इतना ही आपके पास टैक्स कलेक्शन रोबस्ट है, मान लिया, अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है, तो लोग गुर्बत में क्यों हैं फिर? लोग गरीब क्यों हैं? इतनी असमानता क्यों है? इवन गडकरी साहब ने भी 2-3 दिन पहले कहा, इसी हफ्ते, कि चंद लोग हैं जिनको सारी की सारी डेवलपमेंट का जो भी फायदा हो सकता है उनको मिल रहा है। बाकी सब लोग तो हाशिए पर बैठे हैं सर, कहीं कुछ है ही नहीं। और जितनी नौकरियां थी वो एआई भी खा के चला गया, कुछ और खा रहा है, कुछ बचा ही नहीं है। एक ले दे के गिग वर्कर्स हैं, सुबह से लेके शाम तक अब पैकेट बांटते रहिए, 6-8 हजार रुपए तनख्वाह मिल जाती है। कोई अमेजन का, कोई फ्लिपकार्ट का, कोई जोमेटो, कोई स्विगी, उसके अलावा तो कोई नौकरी बची नहीं है सर। क्या इस पर भी कभी सरकार को चिंता होती है? कभी कुछ सोचता है बैठकर? उनके वित्त मंत्री जो अभी हैं या प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि ये वास्तविक समस्या हम पैदा क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली सर? ये मेरा लास्ट सवाल सर। कोई एविडेंस नहीं है कि वो लोग इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। अगर चिंता करते तो कोई ना कोई बयानबाजी आती। कहीं से कोई बयान नहीं आया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वित्त मंत्री हो। और गडकरी जी का आपने जिक्र किया, सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा, तो और किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है कि असमानता बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और देश में जो भी आर्थिक तरक्की हो रही है, उस तरक्की का जो भी परिणाम निकल रहा है वो सिमट के कुछ लोगों के हाथ में रह जा रहा है। पहले जो जितनी व्यवस्थाएं थी कि गरीब को या जो ये कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको फायदा पहुंचे, वो अब खत्म हो गया। मैं यहाँ हजारीबाग में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारा कोल माइंस का क्षेत्र है, सारा कुछ अब प्राइवेट हो गया। आपने ठेका पर दे दिया कोल माइंस को, तो उसमें जो रिजर्वेशन की पॉलिसी थी वो खत्म हो गई। कोई गरीब को पूछने वाला नहीं है अब, ना उसके ऊपर कोई वो सामाजिक जिम्मेदारी है जिसके साथ पब्लिक सेक्टर कंपनियां काम किया करती थी। भाई हमारा मजदूर है, उसको घर दो, उसका मेडिकल हेल्प दो, ये सब करो, इसकी कोई चिंता किसी को नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनी है हाल के दिनों में, जिसमें कि जितना वेलफेयर का कॉन्सेप्ट था हमारे समाज में और अर्थव्यवस्था में, वो सारा खत्म हो गया है। और अब केवल मुनाफा, केवल मुनाफा, केवल मुनाफा, यही एक उद्देश्य बचा है। तो इससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। और आपने जो कहा कि कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, दूसरी वस्तुओं का, केवल कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, ये खतरनाक है। बिल्कुल, लोग लोन तो ले रहे हैं लेकिन डेली जरूरतों के लिए लोन ले रहे हैं, ना कि कोई एसेट निर्माण के लिए ले रहे हैं। तो मैं इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करूंगा सर। मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप आए सर, आपने वक्त निकाला। आप कोई संदेश देना चाहें दर्शकों को जरूर दे सकते हैं सर, मैं आपसे कहूंगा अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं, दर्शकों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता के सामने बार बार मौके आते हैं अपना विचार व्यक्त करने का। मैं केवल चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव तो आते ही हैं, उसमें तो जनता को अपने शासकों को सबक सिखाने का एक मौका मिलता ही है। लेकिन उसके अलावा भी जनता को मुखर होकर इसका विरोध करना चाहिए जब उनको लगता है कि सरकार गलती कर रही है। इसके बिना हमारा प्रजातंत्र जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। दर्शक मित्रों, मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा और यशवंत सिन्हा